हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इस वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं देखेंगे बल्कि हम इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, एडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म्स भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। ठीक है, टेलर का जन्म कब हुआ था? तो इनका फुल नेम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनका जन्म हुआ था 1856 में और ये प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखना ही इनफ नहीं है, हमें ये भी समझना होगा कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप क्यों की थी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप क्यों की थी। ठीक है, तो टेलर क्या करते थे? टेलर मिडवेल स्टील कंपनी में काम किया करते थे। ठीक है, वहाँ उन्होंने देखा कि वर्कर्स जो थे अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, किसी के पास कोई भी स्टैंडर्ड मेथड था ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो रहती थी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता था। तो उन्होंने क्या किया, इसी रीज़न से उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, तो जब टेलर के टाइम पे क्या होता था, टेलर के टाइम पे इंडस्ट्री जो थी रैपिडली ग्रो कर रही थी। ठीक है, मशीन्स आ रही थी, फैक्ट्रीज भी बढ़ रही थी, लेकिन मैनेजमेंट जो था वो साइंटिफिक नहीं था। वर्कर्स क्या कर रहे थे? वर्कर्स वही ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे थे। हर वर्कर का अपना अपना मेथड था, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा था, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन जो था वो कम हो रहा था। टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ठीक है, तो इसीलिए टेलर ने सोचा कि हर टास्क का हम क्या करेंगे, एक बेस्ट साइंटिफिक मेथड जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स दोनों के लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, अब समझते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मीनिंग। ठीक है, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट डिसीजंस को एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं बल्कि साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर लेना। यानी हर काम को एनालिसिस करना, हर काम का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करेंगे और उसी मेथड को स्टैंडर्ड बना देंगे। ठीक है, टेलर का एक फेमस आइडिया भी था कि देयर इज़ अ वन बेस्ट वे टू परफॉर्म एवरी जॉब। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, ये स्टेटमेंट दे देते हैं, देयर इज़ अ बेस्ट वे टू परफॉर्म एवरी जॉब, और पूछते हैं कि ये किसका फेमस आइडिया था। तो ये किसका फेमस आइडिया था? ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का फेमस आइडिया था, देयर इज़ अ वन बेस्ट वे टू परफॉर्म एवरी जॉब। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग ये है कि हमें एक साइंटिफिक मेथड आइडेंटिफाई करना है हर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हमारी कॉस्ट क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस थ्योरी को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, वेस्टेज को कम करना था। ठीक है, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था। ठीक है, और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉपर वेजेस मतलब हायर वेजेस मिलेगी, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हायर वेजेस मिलेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो टेलर की थ्योरी थी ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही नहीं थी बल्कि ये वर्कर्स के लिए भी बेनिफिशियल मानी गई। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब बात करेंगे हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे हमें। पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा प्रिंसिपल था हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा प्रिंसिपल था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ प्रिंसिपल था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, अब हम एक एक प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे कि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। और ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रेडिशनल या एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड, ठीक है। तो टेलर ने कहा कि हमें हर टास्क का साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर किसी फैक्ट्री में पैकेजिंग करनी है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा जो टूल है वो बेस्ट है, कितना टाइम लगना चाहिए, एंड कौन सा जो सीक्वेंस है वो सबसे एफिशिएंट है। इसी साइंटिफिक एनालिसिस के बाद स्टैंडर्ड मेथड डिसाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमें कोई ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, जो बहुत टाइम से चले आ रही है, उसको फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड मेथड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहले एनालिसिस करना है कि कौन सा टूल बेस्ट है, कितना टाइम लगेगा, और फिर हम स्टैंडर्ड मेथड को डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल दूसरा क्या कहता है, प्रिंसिपल दूसरा कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब यहाँ पे डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। मतलब टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के कंपैटिटर्स नहीं है, दोनों का ही एक शेयर्ड कॉमन गोल है। क्या कॉमन गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस। अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हार्मनी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, थर्ड प्रिंसिपल कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर क्या कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगी जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए कोऑपरेशन को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर रखा गया, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, फोर्थ प्रिंसिपल कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, टेलर क्या मानते थे, टेलर मानते थे कि वर्कर्स की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो अलग अलग होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उनको वर्क असाइन करना चाहिए। मतलब कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिलेगी तो हमारा मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, एफिशिएंसी हमारी अचीव हो जाएगी, ठीक है। देखो इसका एक मैं अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हमें किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट करवाना है तो अगर हम मार्केटिंग के बंदे को, मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट है उसके बंदे को अगर हम कंपनी में रख देंगे रिक्रूटमेंट करने के लिए तो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा। वैसे अगर हमें किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है तो हम अगर एक ह्यूमन रिसोर्स के बंदे को लेकर आएंगे, HR को लेकर आएंगे और बोलेंगे तुम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो तो वो बंदा नहीं करेगा। तो रिक्रूटमेंट के लिए हम HR को रखेंगे और मार्केटिंग के लिए हम एक मार्केटिंग एक्सपर्ट को रखेंगे। मतलब कि जिस बंदे के पास जिस चीज़ की स्किल है उसी को उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क असाइन करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ प्रिंसिपल का मतलब है कि हम पहले एक पर्सन को हायर करेंगे, उसको प्रॉपर स्किल देंगे और उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको उसका वर्क असाइन किया जाएगा, ठीक है। अब तक हमने टेलर के प्रिंसिपल समझ लिए, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल समझना ही इनफ नहीं है। टेलर ने इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स भी डेवलप की थी, ठीक है। और UGC नेट में प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक से भी क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। इसलिए टेक्निक्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है हमारी टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी नाम से ही क्लियर है कि इस टेक्निक में किसी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो टेलर का मानना था कि हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई उस स्टैंडर्ड टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसका हमें रीज़न आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक वर्कर को एक प्रोडक्ट पैक करने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट ऑब्जर्व करेगा कि अगर प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, और जितने भी अननेसेसरी स्टेप्स हैं वो हटा दिए जाएं तो उस काम को करने में हमें 8 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब 8 मिनट जो है वो क्या हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इससे हमारी क्या हो जाएगी, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और टाइम का जो है वो बेटर यूटिलाइजेशन होगा। तो टाइम स्टडी का मतलब है कि हमें पता लगाना है, मतलब डिटरमिन करना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम स्टैंडर्ड टाइम को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारी मोशन स्टडी, ठीक है। अब ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक डेवलप की थी फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ ने,
ठीक है। लेकिन टेलर ने भी इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में अडॉप्ट किया। मोशन स्टडी का मतलब होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करते वक्त एम्प्लॉय की हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना और जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट्स है ना उनको एलिमिनेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर को स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए हर बार 5 से 6 स्टेप्स चलना पड़ रहा है और स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ रहा है, ठीक है, अगर हम स्क्रू ड्राइवर को इसके वर्क स्टेशन के पास ही रख देंगे तो जो 5-6 स्टेप्स चल रहा है, मतलब जो अननेसेसरी वो मूवमेंट कर रहा है, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट पर शायद हमारे 5 से 10 सेकेंड बच जाएंगे, ठीक है। तो मोशन स्टडी का मतलब होता है मोमेंट्स को, मतलब जो मोमेंट्स एक एम्प्लॉय कर रहा है उनको ऑब्जर्व करना और अननेसेसरी जो मोमेंट्स है उनको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब थर्ड टेक्निक है हमारी फटीग स्टडी, ठीक है। अब फटीग स्टडी का क्या मतलब होता है, देखो टेलर ने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी एम्प्लॉय को हम कॉन्टिन्यूसली बिना रेस्ट के काम करवाएंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने फटीग स्टडी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसका पर्पस था कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को कब और कितना रेस्ट दिया जाए ताकि जो उसकी एफिशिएंसी है वो बनी रहे, ठीक है। तो अगर एक फैक्ट्री में वर्कर्स लगातार 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑब्जर्व करती है कि हर 2 घंटे बाद अगर हम 10 मिनट का ब्रेक देंगे तो वर्कर्स जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ना वो भी बढ़ जाता है, यानी छोटा सा ब्रेक देंगे और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस भी नहीं होगी बल्कि इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं टेलर की सबसे फेमस टेक्निक में से एक टेक्निक, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं इस टेक्निक से, तो ये इसको तो बिल्कुल आप स्किप ही मत करना, ठीक है। अब इस टेक्निक में क्या हुआ था, इस टेक्निक में एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे पेमेंट की जाती है, ठीक है। अगर कोई टेलर ने कहा कि अगर वर्कर स्टैंडर्ड टारगेट अचीव करेगा, ठीक है, या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसे हम हायर वेज रेट देंगे और जो टारगेट अचीव नहीं करेगा उसे हम लोअर वेज रेट देंगे, ठीक है। मान लो कि अगर स्टैंडर्ड टारगेट है हमारा 100 यूनिट्स पर डे, ठीक है, तो अगर कोई वर्कर 110 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम 15 रुपीज़ पर यूनिट देंगे। लेकिन अगर कोई वर्कर सिर्फ 80 यूनिट्स ही बनाता है तो उसको हम 10 यूनिट्स पर यूनिट देंगे, 10 रुपीज़ पर यूनिट देंगे। तो इस सिस्टम का पर्पस क्या था, इस सिस्टम का पर्पस पनिशमेंट नहीं था, इस टेक्निक का पर्पस था एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि वो हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करें, ठीक है। अब हम आते हैं टेलर की सबसे यूनिक टेक्निक पर जो है हमारी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता था कि एक वर्कर का सिर्फ एक ही सुपरवाइज़र होता था, ठीक है। पर टेलर ने कहा कि एक सुपरवाइज़र हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग एक वर्कर को अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो गाइड करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने टोटल 8 स्पेशलाइज्ड फॉरमैन सजेस्ट किए, ठीक है। 4 किए उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए और 4 उन्होंने किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने एक रूट क्लर्क हायर किया जो क्या करेगा, वर्क का रूट डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तीसरा था हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम और कॉस्ट को मॉनिटर करेगा। फिर चौथा था हमारा डिसिप्लिनरियन जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने 4 अलग से स्पेशलाइज्ड फॉरमैन सजेस्ट किए। गैंग बॉस क्या करेगा, मशीन्स और टूल्स को अरेंज करेगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा स्पीड बॉस जो स्पीड को मॉनिटर करेगा। फिर हमारा आएगा रिपेयर बॉस जो मशीन के मेंटेनेंस को देखेगा। फिर आएगा हमारा इंस्पेक्टर जो क्वालिटी चेक करता है, ठीक है। ये ऐसे क्यों बना है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर है हमारे पास और वही सब कुछ कर रहा है, वो ट्रीटमेंट भी कर रहा है, डायग्नोसिस भी कर रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है, मेडिसिन्स भी देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी देख रहा है,
ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर सिर्फ हम एक ही इंसान को रखेंगे वो सारे काम को मैनेज करेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह टेलर कहते हैं कि फैक्ट्री में भी हर सुपरवाइजर को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, ठीक है, कि ये स्पीड को मॉनिटर करेगा, ये मेंटेनेंस देखेगा, ये क्वालिटी चेक करेगा, ये टाइम को मॉनिटर करेगा, ये कॉस्ट को मॉनिटर करेगा। मतलब हर सुपरवाइजर को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बेटर सुपरविजन होगा, एरर्स भी कम होंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे एडवांटेजेस, ठीक है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज था कि हमारी प्रोडक्टिविटी हायर हो। हायर मतलब कि हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, रिसोर्सेज जो है उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना है, कॉस्ट को कम करना है और हायर वेजेस प्रोवाइड करनी है एफिशिएंट वर्कर्स को, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, कॉस्ट को कम करना एंड हायर कॉस्ट प्रोवाइड करना एफिशिएंट वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पे है हमारे क्रिटिसिज्म। देखो, कोई भी थ्योरी अगर कोई बनाता है ना तो वो थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म्स होते ही हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस थी और सबसे बड़ा अगर मैं क्रिटिसिज्म देखूं तो टेलर ने ह्यूमन इमोशंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन इमोशंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ बात की थी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को एक मशीन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन की बात की, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए बात किया, ठीक है, कॉस्ट को कम किया, वेस्टेज कम किया, पर उन्होंने वर्कर्स को एक मशीन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए भी कोई स्कोप नहीं था, ठीक है। इसीलिए इसी वजह से दूसरे जो मैनेजमेंट थिंकर्स थे उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच को भी डेवलप किया, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म्स क्या थे, सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, वर्कर्स को मशीन्स की तरह ट्रीट किया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ फोकस रखा एफिशिएंसी पर, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए कोई भी स्कोप नहीं था, ठीक है। So this was all about the scientific management theory. So if you found this lecture helpful, don't forget to like the video, subscribe to my channel and share it with your friends, and also let me know in the comments which theory you would like me to cover next. See you in the next lecture.